कक्षा 7 गणित आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 को। इस प्रश्नावली में आपको समीकरण दे देगा, उसका आपको हल ज्ञात करना रहेगा। तो पहले हम लोग समीकरण को हल किस प्रकार से करेंगे इसको सीख लेते हैं, इसके बाद ही प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, इसको हम लोग समीका की मदद से समझते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं समीका। समीका मतलब क्या हुआ कि दो राशियाँ आपस में बराबर हैं। जैसे हम दो बराबर राशियाँ लिख देते हैं, यहाँ पे 4 + 1 लिख दिया, जिसका यदि हम लोग जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा इसका वैल्यू। और यहाँ पर हम चलिए 3 + 2 लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ पर दो समान राशियाँ हमने लिख दिया। 3 में 2 जोड़ देंगे तभी भी आपको 5 ही मिलेगा, और 4 में 1 जोड़ देंगे तभी भी आपको 5 मिलेगा। दोनों राशियाँ आपस में बराबर है, ये एक समीका है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह बायां पक्ष हो जाएगा, यह दाहिना पक्ष है। तो बाएं पक्ष में दाएं पक्ष में ना आप समान रूप से चाहें तो आपको यदि आवश्यकता रहेगा तो आप जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर 4 में 1 जोड़ देंगे तो आपको 5 प्राप्त हो जाएगा। चलिए 5 ही हम लिख देते हैं, 5 बराबर यहाँ पर 5 हो गया। अब दोनों पक्षों में यदि हम चाहें तो 1 जोड़ सकते हैं, कोई भी संख्या जोड़ सकते हैं। चलिए 2 ही जोड़ देते हैं। यदि हम लोग दोनों पक्षों में, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर भी दाएं पक्ष में भी हमने 2 जोड़ दिया, बाएं पक्ष में भी हमने 2 जोड़ दिया। तो इस प्रकार से दोनों को जोड़ेंगे तो फिर भी आपको 7 ही मिलेगा। फिर भी यह समीका क्या है, बैलेंस में है ना। कोई भी संख्या रहेगी यदि समान रूप से हम लोग दायां पक्ष बायां पक्ष मतलब दोनों पक्ष बराबर है, कोई भी संख्या से गुणा करेंगे या भाग करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, ठीक है, दोनों पक्षों में सेम रूप से करेंगे तभी भी ये समीका हमेशा बराबर ही रहेगी। या तो चलिए यहाँ पे हमने 2 जोड़ दिया तो इस प्रकार से आपको 7 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे 7 में चाहे तो आप दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है, दोनों पक्षों में चलिए 2 से गुणा कर देते हैं। लेकिन कोई भी काम करेंगे दोनों पक्षों में करेंगे, बाएं पक्ष दाएं पक्ष दोनों में समान रूप से। ऐसा नहीं कि एक में किसी अन्य संख्या से कर देंगे, इसमें 2 से कर दिया, इसमें 3 से कर देंगे, तो ऐसा नहीं करेंगे, है ना। समान रूप से संख्याएं होनी चाहिए। यहाँ पर भी 7 गुणा 2 करते हैं, यहाँ पर भी गुणा कर देंगे तभी भी आपको 14 मिलेगा, यहाँ पर भी आपको 14 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर 7 था, दोनों पक्षों में हमने समान रूप से गुणा कर दिया तभी भी यहाँ पर गुणनफल भी आपको सेम मिला। अब यहाँ पर यदि हम लोग 2 से भाग देंगे तो फिर 7 मिल जाएगा। गुणा भाग कोई भी संक्रिया करेंगे तो दोनों पक्षों में करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई भी हमने समीका लिखा, दो राशियाँ आपस में बराबर है, यदि हम समान रूप से गुणा भाग जोड़ घटाना करें ना तो यहाँ पर दोनों का वैल्यू फिर भी आपको बराबर ही मिल रहा है ना। फिर यहाँ पर भी 14 बराबर 14 है। तो इसी प्रकार से जैसे समीका पर यह नियम लागू हो रहा है ना, तो यहाँ पे समीकरण पर भी ये नियम लागू होता है। जैसे हम एक समीकरण लिख दें, यहाँ पर अब समीकरण, यहाँ पे समीका है, अब समीकरण बनाना रहेगा तो उसमें एक चर डाल दीजिए, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं यक्स ऋण 10 बराबर यहाँ पर हमने 20 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इस समीकरण को हल करने के लिए हम लोगों ने पिछले क्लास में अपने ऐसे समीकरणों को प्रयत्न विधि से हल करना सीखा। यहाँ पे यक्स एक चर है, इसका कोई भी मान हो सकता है, धनात्मक ऋणात्मक पूर्ण संख्या हो सकता है, परिमेय संख्या, अंश और हर में भी संख्या भिन्न भी हो सकता है, दशमलव संख्या भी हो सकता है। तो यहाँ पे चर है, इसका वैल्यू फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर आप प्रयास कर रहे थे इसका वैल्यू अलग अलग प्रतिस्थापित करके। जैसे यहाँ पर यदि हल करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार जैसे यहाँ पर आप यहाँ पे x का मान कोई भी हो सकता है, धनात्मक ऋणात्मक, इस प्रकार से हम कई मान लिख देते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग मान प्रतिस्थापित करके यहाँ पे चेक कर रहे थे, है ना। पहले वाला जब चैप्टर हमने हल किया तो इसी प्रकार से x का अलग अलग मान प्रतिस्थापित करते हैं, और x का हम लोग एक ऐसा मान रखते हैं जब यहाँ पर बाएं पक्ष को, यहाँ पे x का कोई मान ऐसा हम लोग प्रतिस्थापित कर दें यहाँ पे, और उसको रख कर यहाँ पे बाएं पक्ष को हल करें तो दाहिने पक्ष के बराबर मिल जाए, है ना। तो उस प्रकार से आप एक समीकरण का हल प्राप्त कर रहे थे। जैसे यहाँ पर इसी प्रकार से हम बताते हैं, यक्स के स्थान पर आप क्या प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, 30 में से आप क्या कर देंगे, 10 घटा देंगे तभी 20 के बराबर मिलेगा, ठीक है। तो इस समीकरण का हल क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं इस प्रकार से, जैसे लेफ्ट हैंड साइड जो यक्स ऋण 10 है, यहाँ पर यदि यक्स के स्थान पर आप 20 प्रतिस्थापित कर देंगे ना, नहीं यक्स के स्थान 20 नहीं, यहाँ पे 30 प्रतिस्थापित करना होगा, 30 लिखते हैं, तभी यहाँ पे 30 में से आप 10 घटा देंगे तभी आपको यहाँ पे 20 प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पर बायां पक्ष रहेगा वो दाएं पक्ष के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे यक्स के किस मान के लिए यहाँ पर बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हुआ, तो यक्स बराबर यहाँ पे 30 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो समीकरण रहेगा इसका हल क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 30 हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया इस समीकरण को हल करने का कि यहाँ पे चर जो है कोई भी, जो भी XYZ कुछ भी चर यहाँ पे हो सकता है, इसका आप अलग अलग वैल्यू प्रतिस्थापित करके बाएं पक्ष को हल करेंगे। जब भी दाएं पक्ष के बराबर आ जाएगा तो जो भी चर का मान रहेगा वो दिए गए समीकरण का हल हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। अब दूसरा आपको तरीका ये है ना कि यहाँ पर इसके जो यहाँ पर हमने समीकरण में देखा है कि जब देख रहे हैं कि दोनों पक्ष आपस में बराबर था तो यहाँ पर संख्याओं का आप गुणा भाग जोड़ घटाना कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पे जोड़ घटाना करके इस समीकरण को आप हल करने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यक्स ऋण 10 है बराबर 20 है, मतलब यहाँ बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों पक्ष आपस में बराबर ही है। यहाँ पर ऋण 10 है, ऋण 10 को यदि आप हटाना चाहें ना तो आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 जोड़ देंगे। मतलब दोनों पक्षों में यदि आप 10 जोड़ दिए, लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए दोनों पक्षों में 10 जोड़ने पर, इस प्रकार से यदि आप दोनों पक्षों में 10 जोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक आप x का वैल्यू प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। चर का डायरेक्ट आप मान प्राप्त कर लेंगे कि यहाँ पर क्या प्रतिस्थापित रहेगा, कि यहाँ पर प्रतिस्थापित करने पर बाएं पक्ष और दाएं पक्ष बराबर हो जाएगा। इस समीकरण का हल आप प्राप्त कर लेंगे। चलिए दोनों पक्षों में 10 जोड़ दीजिए,
यहाँ पे यक्स ऋण 10 है और प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 यहाँ पर हमने जोड़ दिया बाएं पक्ष में, और यहाँ पे दाहिने पक्ष में भी जोड़ दीजिए। 20 में भी आपको क्या करना पड़ेगा, 10 जोड़ना पड़ा। दोनों पक्ष आपस में बराबर था, बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर था, तो यहाँ पे यक्स ऋण 10 था, यहाँ पर 20 था। अब इन दोनों पक्षों में हमने 10 जोड़ दिया, यहाँ पर भी 10 जोड़ दिया, यहाँ पर भी 10 जोड़ दिया, ताकि समीकरण बैलेंस रहे। अब यहाँ पे देख रहे हैं ऋण 10 है और धन 10 है, ये आपस में घटकर 0 हो जाएगा, सिर्फ आपको यक्स मिला है ना। अब यहाँ पे 20 में 10 जोड़ देंगे तभी भी आपको क्या मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अब इस प्रश्नावली में आपको दिए गए समीकरण को इस प्रकार से हल करना रहेगा, है ना। यहाँ पर जो भी संख्यात्मक कोई मान रहेगा तो आप जोड़ घटाकर उसको हटा देंगे और यक्स का आप डायरेक्ट वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो इस समीकरण के लिए यक्स का मान हमने यक्स बराबर 30 प्राप्त किया। अब यहाँ पे यदि आप बाएं पक्ष में प्रतिस्थापित करेंगे यहाँ पे यक्स के स्थान पर, तो यहाँ पे 30 में से आप 10 घटा देंगे तो आपको दाहिना पक्ष मिल जाएगा। तो हम लोग के पास कोई भी समीकरण रहेगा इसी प्रकार से जोड़ घटाना गुणा भाग करके हम लोग यक्स या जो भी चर रहेगा उसका हम लोग वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। पहले कह रहा है ना कि यहाँ पे पहले चर को आप पृथक कर लेना है, मतलब सीधा सिर्फ यहाँ पे देख रहे हैं जो चर है यक्स, तो सिर्फ आपको यक्स का वैल्यू ज्ञात कर लेना है। ठीक है, और इस प्रकार से चरण बताएंगे कि कैसे आपने ज्ञात किया और फिर समीकरण को हल कीजिए। तो यहाँ पे यदि चर को पृथक कर देंगे, मतलब यहाँ पे अलग कर देंगे, तो आपको समीकरण का हल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे हल करके दिखाते हैं आपको। चलिए ए वाले समीकरण को हम लोग नोट करते हैं। दिया कि यक्स ऋण 1 बराबर यहाँ पे 0 दे देगा, इसी को आपको हल करना है। तो चरण आप क्या कर देंगे, अब यहाँ पर देख रहे हैं ना कि यहाँ पर ऋण 1 है, यदि हम लोग दोनों पक्षों में धन 1 जोड़ दें तो धन 1 और यहाँ पे ऋण 1 घटकर आपस में 0 हो जाएगा, तो सिर्फ आपको बाएं पक्ष में चर मिल जाएगा तो और दाहिने पक्ष में कोई संख्यात्मक मान आपको मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा यक्स का हल, मतलब यहाँ पे यक्स का वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगा चर का, जो इस समीकरण के लिए दिए गए समीकरण के लिए हल होगा। तो चलिए हम लोग क्या कर देते हैं, चरण लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, ठीक है, एक हम लोग जोड़ दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा यक्स ऋण 1 और यहाँ पर प्लस 1 हो गया, यहाँ पर बाएं पक्ष में हमने 1 जोड़ दिया। चलिए फिर यहाँ पे दाहिने पक्ष में भी 1 हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऋण 1 और धन 1 ये घटकर आपस में 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो उसको हम लोग हटा देते हैं, सिर्फ आपको यक्स मिला, है ना। ऋण 1 और धन 1 घटकर आपस में 0 हो गया और 0 में 1 जोड़ देंगे तभी भी आपको 1 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे जो दिया गया समीकरण है उसका आपको हल क्या मिल गया, यक्स बराबर 1 प्राप्त हुआ। यदि यक्स बराबर 1 यहाँ पे इस समीकरण के बाएं पक्ष में आप प्रतिस्थापित कर देंगे ना, बाएं पक्ष में प्रतिस्थापित कर देंगे यक्स के स्थान पर 1, तो 1 में से घट कर क्या हो जाएगा, 0 आपको प्राप्त होगा, जो कि दाहिने पक्ष के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आपको इसी प्रकार से हल कर लेना है। अब एक बार हम आपको हल करके भी दिखा देते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लिख देते हैं, हल करके बस इसको दिखा रहे हैं। यहाँ पे बाएं पक्ष में आपने बाएं पक्ष नोट कर लीजिए, यक्स ऋण 1 है और यक्स का वैल्यू आपने ही प्राप्त किया है ना, कि यहाँ पर चर का मान हमें 1 प्राप्त किया हुआ है। यदि 1 आप प्रतिस्थापित कर देंगे इस समीकरण में तो बाएं पक्ष में, तो यहाँ पे दाहिने पक्ष के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे चर इसी में है, तो बाएं पक्ष को हमने नोट कर दिया और यक्स के स्थान पर यक्स का वैल्यू हमने क्या प्राप्त किया है, 1। तो यहाँ पे 1 प्रतिस्थापित कर देंगे, 1 में से 1 फिर आपको हटाना है, 1 में से घटा देंगे तो 0 आपको प्राप्त हो जाएगा, जो कि देख रहे हैं कि दाहिने पक्ष के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तब आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाएगा, है ना। तो मतलब जो भी हम लोगों ने चर का वैल्यू ज्ञात किया हुआ है ये सही है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं समीकरण यक्स ऋण 1 बराबर 0 का हल यक्स बराबर 1 है। यदि x के स्थान पर यहाँ पर 1 प्रतिस्थापित कर देंगे तो दायां पक्ष और बायां पक्ष आपस में बराबर हो जाएगा। आ जाते हैं बी वाले प्रश्न में। बी वाले प्रश्न में आपको यही समीकरण दे दिया गया है, x + 1 बराबर 0 है। तो अब यहाँ पे सिर्फ आप x का वैल्यू प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं धन 1 है, तो ऋण 1 दोनों पक्षों में जोड़ दीजिए। ऋण 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे धन 1 और ऋण 1 0 हो जाएगा और x का वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए चरण। चरण का मतलब यही हुआ कि इसमें हम लोग क्या कर देंगे कि सिर्फ आपको x प्राप्त हो एक तरफ। ठीक है, एक पक्ष में सिर्फ आप जो भी चर है उसका मान ज्ञात हो जाए। तो यहाँ पे चरण हम लोग क्या लिखते हैं, दोनों पक्षों में कोई भी काम करेंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग करेंगे, दोनों पक्षों में करेंगे। लिख देते हैं दोनों पक्षों में ऋण 1 इस प्रकार से लिख देते हैं, जोड़ने पर। ठीक है, हम लोग जोड़ देते हैं। यहाँ पर यक्स + 1 जोड़ेंगे तभी भी घट ही जाएगा क्योंकि ऋण 1 है। यहाँ पर ऋण 1, बाएं पक्ष में भी ऋण 1 हमने जोड़ दिया और यहाँ पे दाहिने पक्ष में भी ऋण 1 हम लोग जोड़ देते हैं। यहाँ पे धन 1 और ऋण 1 घटकर 0 हो जाएगा। देखिए सिर्फ आपको x ही मिलेगा। यदि लिखना रहेगा तो एक बार आप 0 लिख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल में हम हटा ही देंगे। यहाँ पे 0 में से ऋण 1 घटाएंगे तभी भी आपको ऋण 1 ही प्राप्त होगा। यहाँ पर भी 0 हटा दीजिए। x का वैल्यू आपको ऋण 1 प्राप्त होगा, है ना।
धन 1 और ऋण 1 घटकर आपस में 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 को हटा दीजिए, ऋण 1 मिला। यक्स का वैल्यू आपको जो दिया गया समीकरण था इसका हल आपको क्या मिला, ऋण 1 मिला यक्स का मान। यहाँ पे यक्स के स्थान पर यदि ऋण 1 प्रतिस्थापित कर देंगे तो ऋण 1 और धन 1 आपस में क्या हो जाएगा, घटकर 0 हो जाएगा, जो कि दाहिने पक्ष के बराबर आ जाएगा। तो दिए गए समीकरण का हल यक्स बराबर ऋण 1 है। लिख देते हैं समीकरण यक्स प्लस 1 बराबर 0 का हल यक्स बराबर ऋण 1 है। सी वाले प्रश्न में आपको यही समीकरण दिया गया है, यक्स ऋण 1 बराबर 5 है। अब यहाँ पे ऋण 1 है तो यहाँ पर दोनों पक्षों में हम लोग क्या कर देते हैं, +1 जोड़ देते हैं। ऋण 1 और +1 0 हो जाएगा घट के, तो यहाँ पे सिर्फ यक्स का मान आपको ज्ञात हो जाएगा। लिख देते हैं चरण यहाँ पे दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर यक्स ऋण 1 और +1 हो जाएगा। यहाँ पर भी 1 जोड़ दीजिए, बाएं पक्ष में भी 1 जोड़ दिया, दाहिने पक्ष में भी 1 जोड़ देते हैं, ठीक है, ताकि समीकरण बैलेंस रहे। अब यहाँ पे ऋण 1 और धन 1 घटकर आपस में 0 हो जाएगा, तो उसको हटा देते हैं, सिर्फ यक्स को लिख देते हैं। यहाँ पर दाहिने पक्ष में 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे दिए गए समीकरण के लिए हल आपको यहाँ पे जो चर है उसका मान आपको क्या, 6 प्राप्त हुआ। यक्स बराबर 6 इस समीकरण का हल है। लिख देते हैं समीकरण यक्स ऋण 1 बराबर 5 का हल यक्स बराबर 6 है, ठीक है। अब यहाँ पे रख कर भी प्रतिस्थापित करके भी देख सकते हैं। 6 यहाँ पर यक्स के स्थान पर प्रतिस्थापित कर देंगे, 6 में से घटा देंगे तो आपको 5 मिल जाएगा। दाएं पक्ष और बाएं पक्ष बराबर हो जाएगा। डी वाले प्रश्न में दिया गया समीकरण यक्स प्लस 6 बराबर 2 है। अब यहाँ पर 6 हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पर धन 6 है तो हम लोग एक ऋण 6 प्राप्त कर लेते हैं। यदि ऋण 6, या तो देखिए इसको इस प्रकार से 2 प्रकार से आप लिख सकते हैं। या तो ये लिख दीजिए कि ऋण 6 दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में ऋण 6 जोड़ने पर ऋण 6 जोड़ देंगे तभी भी घट ही जाएगा, ठीक है। धन और ऋण का गुणा होकर ऋणात्मक की संख्या आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पे या तो दोनों पक्षों में ऋण 6 कर दीजिए, मतलब ऋण 6 जोड़ने पर, या फिर ये भी लिख देंगे दोनों पक्षों में से 6 घटाने पर, ठीक है। दोनों पक्षों में से आप 6 भी घटा सकते हैं। तो चलिए इस प्रकार से लिख देते हैं चरण दोनों पक्षों में से 6 घटाने पर, ठीक है। यदि जोड़ने पर आप लिखना चाहते हैं, जोड़ने पर तो यहाँ पे ऋण 6 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने पहले लिख दिया, घटाने पर 6 घटा दीजिए दोनों पक्षों में से। तो यहाँ पे यक्स प्लस 6 है, इसमें से आपको क्या कर देना है, 6 घटा देना है। और यहाँ पर क्या है, 2 में से आपको क्या कर देना है, 6 घटा देना है। यहाँ पर +6 और ऋण 6 घटकर आपस में 0 हो गया, सिर्फ आपको यहाँ पे बाएं पक्ष में सिर्फ यक्स मिला। अब यहाँ पे देख रहे हैं चिन्ह विपरीत है, धनात्मक है ऋणात्मक, घट जाएगा, अंतर हो जाएगा। चिन्ह विपरीत है, घट जाएगा, 6 में से 2 घटा देंगे 4 बचेगा। और यहाँ पे ऋणात्मक वाली राशि का मान अधिक है तो ऋणात्मक संख्या आपको मिलेगा, ऋण 4 मिला, ठीक है। यहाँ पे 2 में से 6 घटा देंगे तब आपको ऋण 4 मिलेगा। यहाँ पे इस दिए गए समीकरण का हल क्या है, ऋण 4 है। यदि यक्स के स्थान पर आप ऋण 4 प्रतिस्थापित कर देंगे, ऋण 4 और धन 6 क्या हो जाएगा, आपस में अंतर विपरीत चिन्ह रहेगा, घट जाएगा। तो यहाँ पे 6 में से 4 घटा देंगे तो 2 आपको प्राप्त हो जाएगा, जो कि दाएं पक्ष के बराबर रहेगा। लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण यक्स प्लस 6 बराबर 2 का हल यक्स बराबर ऋण 4 है। ई वाले प्रश्न में आपको यही समीकरण दिया गया है, वाई ऋण 4 बराबर ऋण 7 है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ऋण 4 है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों में धन जोड़ देते हैं हम लोग 4। यहाँ पे ऋण 4 और धन 4 आपस में जोड़ देंगे, अब विपरीत चिन्ह रहेगा, घट जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं चरण दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर, 4 जोड़ देते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा। यहाँ पर वेरिएबल चर क्या है, वाई है। यहाँ पे ऋण 4 और यहाँ पे 4 जोड़ दीजिए, धन 4 बराबर इधर भी ऋण 7 और यहाँ पर भी धन 4, दोनों पक्षों में हमने यहाँ पे धन 4 जोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे ऋण 4 और धन 4 विपरीत चिन्ह आपस में घटकर 0 हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया, सिर्फ यहाँ बाएं पक्ष में आपको वाई ही मिलेगा। अब यहाँ पे विपरीत चिन्ह घट जाएगा, चलिए देख रहे हैं ना, दोनों का विपरीत चिन्ह घटेगा। 7 में से 4 घटा देंगे आपको 3 मिलेगा, और ऋणात्मक वाली राशि का मान अधिक है तो यही ऋण का चिन्ह लग जाएगा, ऋण 3 मिलेगा, ठीक है। 4 3 7 होता है, तो यहाँ पे ऋण 3 मिला क्योंकि ऋणात्मक वाली राशि का मान अधिक था। तो यहाँ पे जो दिया गया समीकरण था उसका हल आपको क्या मिला, ऋण 3 मिला, y बराबर 3 इस दिए गए समीकरण का हल है। यहाँ पे y के स्थान पर ऋण 3 प्रतिस्थापित कर देंगे, ऋण 3 और यहाँ पे ऋण 4 सेम चिन्ह रहेगा, आपस में जुड़ जाएगा,
ऋण 7 आपको प्राप्त हो जाएगा, जो कि दायां पक्ष रहेगा। यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण y ऋण 4 बराबर ऋण 7 का हल y बराबर ऋण 3 है। यफ वाले प्रश्न में आपको दे दिया गया y ऋण 4 बराबर 4 है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ऋण 4 है, यदि हम लोग दोनों पक्षों में धन 4 जोड़ दें, मतलब 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पे ऋण 4 और धन 4 क्या हो जाएगा, घटकर 0 हो जाएगा, y का वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगा। लिख देते हैं चरण यहाँ पे दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर 4 जोड़ देते हैं, y यहाँ पे ऋण 4 है और एक आप जोड़ने के लिए बोल रहे हैं तो यहाँ पे जोड़ दीजिए, धन 4 जोड़ दिया हमने तो बाएं पक्ष में जोड़ दिया, दाहिने पक्ष में भी जोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए इतना आपका समीकरण दे दिया गया था, समीकरण में दोनों पक्षों में हमने धन 4 जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद यहाँ पे ऋण 4 और धन 4 विपरीत चिन्ह घटकर 0 हो गया, सिर्फ आपको y मिलेगा और 4 में 4 जोड़ देंगे तो आपको 8 मिलेगा। तो यहाँ पर दिए गए समीकरण में इस समीकरण का हल y बराबर 8 है। यदि 8 प्रतिस्थापित कर देंगे तो 8 में से 4 घट जाएगा, तो 8 में से 4 घटेगा तो 4 मिलेगा, जो कि दाहिने पक्ष के बराबर मिल जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण y ऋण 4 बराबर 4 का हल y बराबर 8 है। जी वाले प्रश्न में आपको यही समीकरण दे दिया गया, y प्लस 4 बराबर 4 दे दिया गया। तो यहाँ पर आप दो तरीके से लिख सकते हैं, दोनों पक्षों में से या तो आप 4 घटा दीजिए, 4 घटा देंगे तभी भी यहाँ पर धन 4 और ऋण 4 घटकर 0 हो जाएगा, या दोनों पक्षों में ऋण 4 जोड़ दीजिए। ठीक है, ऋण 4 जोड़ेंगे, अगर घटाने को बोलेगा तो सिर्फ 4 आप घटा देंगे। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे लिख सकते हैं। लिख देते हैं चरण दोनों पक्षों में से 4 घटाने पर, चलिए 4 घटा दीजिए, तो यहाँ पर है y प्लस 4 और घटा देंगे 4। चलिए यहाँ पर बाएं पक्ष में हमने 4 घटा दिया, दाहिने पक्ष में भी 4 घटा दीजिए, यहाँ पर भी 4 घटा देंगे तो यहाँ पे धन 4 और ऋण 4 ये घटकर आपस में 0 हो जाएगा, सिर्फ आप y लिख दीजिए। यहाँ पर 4 में से 4 घटकर 0 हो जाएगा तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पर कोई संख्या नहीं लिखेंगे, यहाँ पर y था, यहाँ पे एक चर था तो उससे हटा देंगे 0 को, यहाँ पर देखने कोई संख्या नहीं है, 4 में 4 घटकर यहाँ पर 0 लिखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कर देंगे, कुछ नहीं लिखें। ठीक है, यहाँ पे जो दिया गया समीकरण इसके हल क्या है, y बराबर आपको 0 प्राप्त हुआ, यहाँ पे 0 प्रतिस्थापित कर देंगे तो दाएं पक्ष और बाएं पक्ष बराबर हो जाएगा। समीकरण y प्लस 4 बराबर 4 का हल y बराबर 0 है। यच वाले प्रश्न में आपको दे दिया गया y प्लस 4 बराबर यहाँ पे ऋण 4 है। अब इसको हल करेंगे, यहाँ पे धन 4 है तो हम लोग क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों में से 4 घटा देते हैं, धन 4 और ऋण 4 घटकर आपस में 0 हो जाएगा, y का वैल्यू आपको ज्ञात हो जाएगा। चरण लिख देते हैं, चरण का मतलब यही होगा कि क्या इसमें करें, इस समीकरण में हम लोग क्या करें कि जो भी चर का वैल्यू ज्ञात हो जाए, है ना। तो यहाँ पे इस समीकरण में आप क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों में से 4 घटा देना है, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि ऋण 4 जोड़ दीजिए, दोनों पक्षों में से 4 घटा देते हैं, में से 4 घटाने पर यहाँ पर ये हो जाएगा y प्लस यहाँ पे 4 और 4 घटा दीजिए, यहाँ पर है दाहिने पक्ष में ऋण 4 है, इसमें से भी 4 घटा दीजिए, तो यहाँ पे धन 4 है, ऋण 4 है, अंतर हो जाएगा, घटकर 0 हो जाएगा, सिर्फ आपको y मिला। अब यहाँ पर भी ऋण 4 है, यहाँ पर भी ऋण 4 है, आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, दोनों का समान चिन्ह रहेगा, जुड़ जाएगा, ऋण 4 जोड़ देंगे तो आपको ऋण 8 आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर दिए गए समीकरण का हल आपको y बराबर ऋण 8 प्राप्त हुआ। लिख देते हैं समीकरण y प्लस 4 बराबर ऋण 4 का हल y बराबर ऋण 8 है। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 दे दिया गया, पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला चरण को बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। यहाँ पर कह रहा है ना कि पहले चरण मतलब पहले चर को, यहाँ पे जो चर दे देगा उसको पृथक करने के लिए आप क्या करेंगे। ठीक है, मतलब दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, भाग करेंगे, ये बताइए। ठीक है, इसको बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। तो हम लोग चर को बताएंगे, जैसे यहाँ पर दे दिया गया आपको ना 3l बराबर 42 है, तो यहाँ पर यल का सिर्फ आप वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं, यही चर है, वेरिएबल है,
तो यहाँ पर 3 है ना, गुणते में इसके 3 है, तो हम लोग क्या कर दे देंगे, दोनों पक्षों में 3 से भाग दे देंगे। अच्छा 3 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर अंश और हर में 3 समाप्त हो जाएगा, आपका जो भी चर रहेगा उसका वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। तो वहीं आपको चरण बताना है, ठीक है। हम लोग लिख देंगे क्या करेंगे इस समीकरण में। तो हम लोग यहाँ पे पहले प्रश्न को नोट करते हैं, 3l बराबर 42। चलिए यही समीकरण है 3l बराबर 42, इस समीकरण को हमने नोट कर लिया। यहाँ पर देख रहे हैं गुणे में 3 है, ठीक है, यल के गुणे में 3 है ना, तो यदि हम लोग 3 से भाग दे देते दोनों पक्षों में यहाँ पर पहले तो हम लोग इसी चर को देख कर बता रहे हैं कि गुणा करना है कि भाग करना है, और फिर जो भी काम करेंगे दोनों पक्षों में करेंगे। तो यहाँ पर 3, यहाँ पे यल के गुणे में 3 है, तो हम लोग क्या कर देते हैं 3 से दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं, ताकि अंश और हर में 3 विभाजित हो जाए, ठीक है। यहाँ पर ध्यान में रखेंगे जोड़े घटाएंगे, यदि समान संख्या को जोड़ा घटाया जाता है, ठीक है, जितना धनात्मक रहेगा उतना ऋणात्मक तो घटकर 0 आता है, लेकिन यहाँ पे संख्याओं में यदि उसी संख्या से भाग देते हैं तो यहाँ पर भागफल आपको 1 प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 में 3 से भाग दे देंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा, 1 का यल में गुणा कर देंगे तो यल ही में आपको मिलेगा। यहाँ पर लिखते हैं चरण दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर रहेगा। हम लोग भाग दे देते हैं, यहाँ पे 3l बटा 3 हो जाएगा और 42 बटा भी 3 हो जाएगा, दोनों पक्षों में हमने 3 से भाग दे दिया। अंश और हर में 3 है, विभाजित हो जाएगा, सिर्फ आपको यल मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 42 में 3 से भाग दीजिए, एक बार भाग चला जाएगा, 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 बचेगा, 1 और 2 12, 3 चौका 12। यल का वैल्यू जो चर का मान आपको निकल कर आया ना, यहाँ पे यल का मान कितना है 14 है, ठीक है। यहाँ पे 14 में 3 का गुणा कर देंगे, जो भी यहाँ पर बाएं पक्ष में है इस समीकरण में, यल के स्थान पर यदि आप 14 प्रतिस्थापित कर देंगे ना तो दाहिने पक्ष के बराबर आने लगेगा। यहाँ पे 14 रख देंगे यल के स्थान पर, 14 तियाँ 42 हो जाएगा, जो कि दाहिने पक्ष के बराबर आ जाएगा। तो इस समीकरण का हल आपको यल बराबर 14 प्राप्त हुआ। लिख देते हैं समीकरण 3l बराबर 42 का हल यल बराबर 14 है। बी वाले प्रश्न में आपको यही दे दिया गया, समीकरण b बटा 2 है, बराबर यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे चर b का आपको वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं भागे में 2 है, यहाँ पर यदि हम लोग दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर देंगे ना तो अंश और हर में 2 क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, 2 से भाग दे देंगे तो 1 आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको b मिलेगा, तो यहाँ पर क्या कर देना है, दोनों पक्षों में आप 2 से गुणा कर दीजिए। लिख देते हैं चरण दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा b बटा 2 गुणते 2 हो जाएगा। यहाँ पर बाएं पक्ष में 2 से गुणा कर दिया, दाहिने पक्ष में भी 2 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर अंश और हर में 2 है, विभाजित हो जाएगा, ठीक है, 2 में 2 से भाग चला जाएगा, सिर्फ आपको b मिला, और यहाँ पे 6 में 2 का गुणा कर देंगे तो आपको 12 मिला। यहाँ पर जो दिया गया समीकरण, यहाँ पर दिए गए समीकरण का हल आपको b बराबर 12 मिला, ठीक है। यदि यहाँ पर b के स्थान पर 12 रखेंगे, 12 में 2 से आप भाग दे देंगे तो आपको 6 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, जो कि दाहिने पक्ष के बराबर आपको मिल जाएगा। लिख देते हैं समीकरण b बटा 2 बराबर 6 का हल b बराबर 12 है। सी वाले प्रश्न में आपको समीकरण दिया गया है, p बटा 7 है, बराबर यहाँ पे 4 है, तो देख रहे हैं यहाँ पे हर में 7 है ना, तो अंश में भी हम लोग 7 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। अंश में 7 प्राप्त करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में 7 से गुणा करना पड़ेगा, 7 से गुणा कर देंगे तो अंश और हर में 7 समाप्त हो जाएगा, सिर्फ आपको p का मान ज्ञात हो जाएगा। तो लिख देते हैं चरण दोनों पक्षों में 7 से गुणा करने पर, गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा p बटा 7, यहाँ पे गुणते 7 और ये बराबर 4 गुणते 7 हो गया। तो यहाँ पर अंश और हर में 7 समाप्त हो जाएगा, 7 में 7 से भाग दे देंगे तो एक ही बार में विभाजित हो जाएगा, और यहाँ पे p गुणते 1 मतलब p ही आपको प्राप्त होगा, p। यहाँ पे 7 चौक 28, तो यहाँ पर जो दिया गया समीकरण इसका हल आपको मिला, p का वैल्यू कितना मिला 28। यहाँ पर अंश में यहाँ पर 28 रखेंगे, 28 रखकर यहाँ पे 7 से भाग दे देंगे तो 7 चौक 28, फिर आपको 4 प्राप्त हो जाएगा, जो कि दाहिने पक्ष के बराबर रहेगा। लिख देते हैं हम लोग समीकरण p बटा 7 बराबर 4 का हल p बराबर 28 है। डी वाले प्रश्न में आपको समीकरण दिया गया 4x बराबर 25 है,
तो यहाँ पे यक्स के जो चर है, चर के गुणे में 4 है, तो हम लोग 4 से भाग दे देते दोनों पक्षों में, ताकि अंश और हर में 4 क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे लिख देते हैं चरण, लिखते हैं दोनों पक्षों में 4 से 4 है से भाग देने पर, भाग दे देते हैं 4x बटा यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे आपको 25/4 प्राप्त। तो यहाँ पे अंश और हर में 4 समाप्त हो जाएगा, 4 में 4 से भाग देंगे, एक ही बार में विभाजित हो जाएगा, और 1 का गुणा x में करेंगे तभी अभी आपको x से मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे x बराबर यहाँ पे 25/4 मिला। यहाँ पे इस समीकरण का जो दिया गया हल है ये आपको मिला, x बराबर 25/4 है, ठीक है। अच्छा, यदि इसको बताना रहता तो हम इस प्रकार से हल करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर नोट करते हैं आप बाएं पक्ष, जो कि आपको 4x दे दिया गया है, और 4 और x का वैल्यू आपने प्राप्त किया यही 25/4, ठीक है। अंश और हर में 4 आ जाता, अंश और हर में 4 विभाजित हो जाता, आपको सिर्फ मिलता 25, जो कि आपको दाहिने पक्ष के बराबर मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो दिया गया समीकरण था इसका हल आपको क्या मिला, x बराबर 25/4। लिख देते हैं समीकरण 4x बराबर 25 का हल x बराबर 25/4 है। यहाँ पे ये वाले प्रश्न में आपको समीकरण दे दिया गया 8y बराबर 36 है, तो यहाँ पे अंश में 8 है तो हर में भी 8 ला दीजिए, दोनों पक्षों में 8 से भाग दे देंगे तो अंश और हर में 8 समाप्त हो जाएगा, सिर्फ आपको y का मान ज्ञात हो जाएगा, जो चर है उसका मान ज्ञात हो जाएगा। लिख देते हैं चरण, यहाँ पे दोनों पक्षों में 8 से भाग देने पर, भाग दे देते हैं 8y/8 हो जाएगा, यहाँ पे 36/8 हो जाएगा, अंश और हर में से 8 समाप्त हो जाएगा, आप y का मान आपको यहाँ पे 36/8 मिलेगा, ठीक है। यदि भाग दें तो 8 चौका 32 होता है, मतलब यहाँ पे जो अंश वाली संख्या है 8 से पूरी तरह से विभाजित नहीं है, तो इसको इसी प्रकार से रहने दीजिए, ठीक है। यही आपको दिए गए समीकरण का हल प्राप्त हुआ। लिख देते हैं समीकरण 8y बराबर 36 का हल y बराबर आपको 36/8 प्राप्त हुआ। यह वाले प्रश्न में आपको यही समीकरण दे दिया गया, z/3 बराबर यहाँ पे 5/4 दे दिया गया है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं हर में 3 है, तो हम लोग क्या करते हैं, अंश में 3 ला देते हैं, दोनों पक्षों में यहाँ पे 3 से हम लोग गुणा कर देते हैं, ताकि अंश और हर में 3 समाप्त हो जाए, z का वैल्यू आपको प्राप्त हो जाए। लिख देते हैं चरण, दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 3 से गुणा कर देते हैं, z/3 है, गुणते 3 हो जाएगा, 5/4 है, यहाँ पे गुणते 3 हो जाएगा, यहाँ पे अंश और हर में से यहाँ पे 3 समाप्त हो जाएगा, सिर्फ आपको z मिलेगा। यहाँ पे अंश में इसका गुणा कर दीजिए, 5 में 3 का गुणा कर दीजिए, 5 3 15 हो जाएगा, 5 3 15 होगा, 5 3 15/4। तो यहाँ पर जो दिया गया समीकरण है उसका हल आपको यहाँ पर z के स्थान पर यदि आप 15/4 प्रतिस्थापित कर देंगे और उससे हल करेंगे तो आपको यही 5/4 प्राप्त होगा, ठीक है। लिख देते हैं समीकरण z/3 बराबर 5/4 का हल z बराबर 15/4 है। जी वाले प्रश्न में आपको यही समीकरण दे दिया गया, a/5 बराबर 7/15 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हर में 5 है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, अंश में गुणा कर देते हैं 5 से। चरण, दोनों पक्षों में 5 से गुणा करने पर a/5 यहाँ पे गुणते 5 बराबर यहाँ पे 7/15 है, यहाँ पर भी गुणा 5 का हो जाएगा, दोनों पक्षों में 5 से गुणा कर दिया, अंश और हर में से 5 समाप्त हो जाएगा, 5 में 5 से भाग दे देंगे, भागफल आपको 1 प्राप्त होगा, 1 में 1 का गुणा करेंगे तभी भी यही आपको प्राप्त होगा। अंश और हर 5 से विभाजित है तो 5 से भाग दे देंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, अंश में हमने 5 से भाग दे दिया तो आपको सिर्फ 7 मिलेगा, ठीक है। अंश में हमने 5 से भाग दे देते तो ये हट जाएगा, और हर में भी 5 से भाग देंगे, समान रूप से यदि अंश और हर को विभाजित करें तो समान रूप से गुणा भाग करेंगे, तो अंश में यदि आप 5 से भाग देंगे तो 5 हट जाएगा,
और यहाँ पे 15 में आप 5 से भाग देंगे तो आपको 3 मिल जाएगा। ठीक है, 5 3 15, 3 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे जो दिया गया समीकरण है उसका हल आपको ए का वैल्यू आपको 7/3 प्राप्त हुआ। लिख देते हैं समीकरण A/5 बराबर 7/15 का हल E बराबर 7/3 है। यहाँ पे एच वाले प्रश्न में 20t बराबर ऋण 10 दे दिया गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो चर है इसका वैल्यू यदि आप ज्ञात करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसके गुणे में 20 है, तो हम लोग क्या कर देते हैं 20 से भाग दे देते हैं, अंश और हर में 20 समाप्त हो जाएगा। तो लिख देते हैं चरण यहाँ पे दोनों पक्षों में 20 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में हम लोग 20 से भाग देते हैं, 20t बटा यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे ऋण 10 बटा आपको 20 प्राप्त हो जाएगा। अंश और हर में 20 समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अंश और हर में भाग देंगे, भागफल 1 मिलेगा, 1 में t का गुणा कर देंगे तभी अभी आपको t ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे t मिला। अब यहाँ पे देख रहे हैं अंश और हर ना 10 से विभाजित है, एक ऋणात्मक तो संख्या मिलेगा ही। अंश में यदि आप 10 से भाग देंगे 10 से कम 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 दूना 20 हो जाएगा। यहाँ पे t का वैल्यू आपको ऋण 1/2 प्राप्त हुआ। लिख देते हैं समीकरण 20t बराबर ऋण 10 का हल t बराबर ऋण 1/2 है। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 में दिया गया चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करेंगे उसे बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। तो यहाँ पर ए से लेकर यहाँ पे डी तक आपको प्रश्न दे देगा और जो भी चर को आप ज्ञात करने के लिए मतलब पृथक करेंगे, अलग करेंगे, जैसे यहाँ पर चर आपको यन दे देगा, यन का वैल्यू आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, मतलब जिस प्रकार से भी गुणा भाग जोड़ घटाना करके आप ज्ञात करें उसे लिखिए, उस चरण को आप लिख देंगे और फिर जो भी दिया गया समीकरण का हल रहेगा उसे हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग पहले प्रश्न को नोट करते हैं। हल करने वाले हम लोग तीसरे वाले प्रश्न को, तीसरे में भी हम लोग पहले ए को हल करेंगे जो कि दे दिया गया है 3n ऋण 2 बराबर यहाँ पे 46 दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि सिंपल है, हम लोग ना यहाँ पे ऋण 2 है, यदि दोनों पक्षों में हम लोग धन 2 जोड़ देंगे ना तभी भी यहाँ पर आपको अभी हल नहीं मिलेगा। ठीक है, जो चर है उसका वैल्यू आपको प्राप्त नहीं होगा, यहाँ पे 2 चरण में हल होगा। ठीक है, चलिए हम लोग हल करते हैं, लिख देते हैं पहला चरण नंबर 1 आपको क्या कर देना है, चलिए इसी प्रकार से लिख देते हैं। पहले चरण में आपको क्या कर देना है कि दोनों पक्षों में पहले इसको हटाएंगे हम लोग, ठीक है, फिर भाग दे देंगे, तब आपको n का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, दोनों क्योंकि ऋण 2 है धन 2 कर देते हैं, दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 3n ऋण 2 और यहाँ पे धन 2 कर दीजिए बराबर 46 धन 2, दोनों पक्षों में हमने 2 जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ऋण 2 है धन 2 घट कर आपस में 0 हो जाएगा, तो आपको 3n मिलेगा। ठीक है, 3n, ठीक है, सिर्फ आपको यही मिलेगा 3n, यहाँ पे घट कर आपस में 0 हो गया, 46 में 2 जोड़ देंगे तो 48 हो जाएगा। अब यहाँ पे 48 आपको प्राप्त हो गया। अभी भी देख रहे हैं n का मान आपको प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, तो दूसरा चरण लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से यहाँ पे गुणा में n में जो चर है इसमें 3 से गुणा है, तो हम लोग क्या कर देते हैं 3 से भाग दे देते हैं, लिख देते हैं चरण 2, दूसरा चरण दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, ठीक है, हम लोग भाग दे देते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3n बराबर 48 है और दोनों के यहाँ पे हर में हम लोग 3 लिख देते हैं, दोनों पक्षों को हम लोग 3 से भाग दे देते हैं, तो अंश और हर में 3 समाप्त हो जाएगा, सिर्फ आपको n प्राप्त होगा। अब यहाँ पे 48 में 3 से भाग देना है, 3 एकम 3 एक बार भाग चला जाएगा, तो 4 में से 3 कटा देंगे, 1 बचेगा, 1 और 8 18, 3 छक 18, तो आपको यहाँ पे जो दिया गया समीकरण है इसका हल आपको 16 प्राप्त हुआ। ठीक है, जो यहाँ पे यदि इस समीकरण में यहाँ पे n के स्थान पर हम लोग ना 16 प्रतिस्थापित कर दें, एक बार हम प्रतिस्थापित करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर है बायां पक्ष को हम लोग सिर्फ नोट कर लीजिए, 3n ऋण 2 है और n का वैल्यू हमने यही ज्ञात किया, तो n के स्थान पर 16 प्रतिस्थापित कर दीजिए, यहाँ पर यह हो जाएगा 16 ऋण 2, 16 में 3 का गुणा कर दीजिए,
16 3 48 हो जाएगा। 48 में से 2 घटाना है, 48 में से 2 घटा देंगे तो आपको 46 मिल जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे बाएं पक्ष को हमने हल कर दिया ना, तो देखिए आपको दाएं पक्ष मिलेगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे दाएं पक्ष के बराबर है। तो यहाँ पे जो n का वैल्यू हमने ज्ञात किया है ये सही है। इस मान को यहाँ पे चर के स्थान पर प्रतिस्थापित करने पर दाहिने पक्ष के बराबर आ जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो दिया गया समीकरण था उसका हमने हल ज्ञात कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे लिख भी देते हैं एक बार। समीकरण 3n ऋण 2 बराबर 46 का हल n बराबर 16 है। बी वाले प्रश्न में आपको यही समीकरण दे दिया गया। तो पहले हम लोग यहाँ पे धन 7 है तो पहले हम लोग ऋण 7 कर लेते हैं, फिर यहाँ पे 5 से गुणा है तो भाग कर देंगे, फिर तब जाकर आपको जो चर यम है उसका वैल्यू आपको ज्ञात होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं चरण 1। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में से यहाँ पर दोनों पक्षों में से हम लोग 7 घटा देते हैं। दोनों पक्षों में से 7 घटाने पर घटाई 5m प्लस 7 है और घटा देते हैं हम लोग 7। दाहिना पक्ष है 17, यहाँ से भी 7 घटा दीजिए। दोनों पक्षों में 7 घटा देते हैं। यहाँ पे धन 7 है, यहाँ पे ऋण 7 है, घट कर यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो सिर्फ आपको 5m मिला, 5m मिला। अब यहाँ पे 17 है, 17 में 7 घटा देंगे तो आपको 10 प्राप्त होगा। ठीक है, 10 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं कि 5 गुणा में है ना, जो चर के गुणे में 5 है तो हम लोग 5 से भाग देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं चरण 2 दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर भाग दे देते हैं तो 5m बटा 5 हो जाएगा। यहाँ पे 10 बटा 5 हो जाएगा। दोनों पक्षों में हमने 5 से भाग दे दिया। अंश और हर में 5 विभाजित हो जाएगा, सिर्फ आपको चर यम प्राप्त होगा। यहाँ पे अंश में 10 है, 10 में 5 से भाग देंगे 2 बार में विभाजित हो जाएगा। 5 दूना 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो चर था उसका वैल्यू आपको 2 प्राप्त हुआ। यहाँ पर यम के स्थान पे 2 प्रतिस्थापित कर देंगे ना, तो यहाँ पर तो बाएं पक्ष के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 5 यहाँ पे यम का वैल्यू 2 प्राप्त हुआ, 2 5 है 10 हो जाएगा, 10 में 7 जोड़ देंगे 17 हो जाएगा, जो कि दाहिने पक्ष के बराबर आ जाएगा। लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण, जो समीकरण में दे दिया गया था 5m प्लस 7 बराबर, यहाँ पे इस प्रकार से लिख देते हैं समीकरण जो दिया गया था 5m बराबर यहाँ पे 17 का हल m बराबर 2 है। सी वाले प्रश्न में आपको समीकरण दे दिया गया 20 बटा 3p बराबर यहाँ पे 40 है। तो यहाँ पर देखिए हमें इसको हटाना है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे 3 को हटाने के लिए अंश में हम लोग 3 लिख देंगे और यहाँ पे 20 को हटाने के लिए हम लोग हर में 20 लिख देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं चरण यहाँ पे दोनों पक्षों में हम लोग गुणा कर देते हैं। किससे? यहाँ पे हर में 3 हटाने के लिए अंश में 3 हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पे अंश में से 20 हटाने के लिए हम लोग हर में 20 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 बटा 20 से गुणा करने पर। ठीक है, दोनों, या तो आप चाहें तो बारी बारी से भी कर सकते हैं। पहले आप एक चरण में क्या कर देंगे, 3 से भाग दे देंगे। ठीक है, पहले चरण में आप 3 से भाग नहीं, 3 से गुणा कर देंगे। पहले चरण में 3 से गुणा, फिर दूसरे चरण में 20 से भाग दे देंगे, तब भी हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट आप 3 बटा 20 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 3 बटा 20 से हम दोनों पक्षों में गुणा करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर दे दिया गया 20 बटा 3 है और यहाँ पे p है, और यहाँ पर हम लोग गुणा कर देते हैं 3 बटा 20 से, बराबर यहाँ पे दाहिने साइड भी हो जाएगा गुणा, 40 गुणते यहाँ पे 3 बटा 20। अब यहाँ पे देख रहे हैं अंश और हर में आ रहा है ना, अंश और हर में से 20 समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे अंश और हर में से 3 20 समाप्त हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे से विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, अंश और हर में से 3 विभाजित हो जाएगा, यहाँ पर 20 विभाजित हो जाएगा, सिर्फ आपको p मिलेगा। और यहाँ पे जो 20 है ना, 20 यहाँ पे 40 से विभाजित है, 20 में 2 का गुणा कर देंगे तो 40 हो जाएगा। ठीक है, 20 दूना 40, तो यहाँ पर 2 भागफल आपको प्राप्त होगा। एक बार लिख भी देते हैं, 2 गुणते 3 हो जाएगा। ठीक है, 20 दूना 40, 2 बार में विभाजित कर दिया 40 को, और यहाँ पे 3 था, 2 गुणते 3, तो p का वैल्यू आपको 2×3=6 आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे दिए गए समीकरण का आपको हल p बराबर 6 प्राप्त हुआ। लिख देते हैं समीकरण 20p बटा 3 बराबर यहाँ पे 40 भी है का हल p बराबर
6 प्राप्त हुआ, या फिर हल p बराबर 6 है। इस प्रकार से लिख देते हैं। चलिए डी वाले प्रश्न में आपको यही समीकरण दे देगा, इसको हम नोट कर दिया। चलिए इसको हम लोग बारी बारी से भाग दे देते हैं। या फिर आप चाहें तो हर में से 10 समाप्त कर देना है तो अंश में 10 आपको लिख लेना है, और यहाँ पे अंश में से आपको 3 समाप्त करना है तो हर में 3 लिख देंगे। ठीक है, तो बारी बारी से इसको हल करते हैं। एक बार लिख देते हैं, हर हम लोग 10 से गुणा कर देते हैं ताकि यहाँ पर अंश और हर में 10 रहेगा, विभाजित हो जाएगा। ठीक है, लिख देते हैं। 2 चरण में इसे हल करते हैं। चरण नंबर 1, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दीजिए। 3p/10 गुणते, यहाँ पर हमें 10 से गुणा कर देना है ताकि अंश और हर में 10 समाप्त हो जाएगा। 6, यहाँ पे दोनों पक्षों में हमने 10 से गुणा कर दिया, अंश और हर से में 10 समाप्त हो जाएगा। 10 में 10 से भाग देंगे कि बार में विभाजित हो जाएगा, और एक का यहाँ पे 3p में गुणा कर देंगे तभी भी आपको 3p ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 6 में 10 का गुणा कर देंगे तो 6 दाम में आपको 60 मिलेगा। ठीक है, 60 हमने नोट कर दिया। अब यहाँ से p के गुणे में 3 भी है, उसे भी हटा दीजिए। यहाँ पे लिख देते हैं चरण दूसरा, यहाँ पे 3 से आपको भाग दे देना है दोनों पक्षों में। लिख देते हैं दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 3 से भाग दे दीजिए। 3p/3 है, यहाँ पे 60/3 हो जाएगा। दोनों पक्षों में हमने 3 से भाग दे दिया, अंश और हर में से 3 समाप्त हो जाएगा, सिर्फ आपको p मिल जाएगा। यहाँ पे 3 दूना 6, 20 बार में पूरी तरह से विभाजित कर देगा 60 को। ठीक है, 3 दूना 6 हो जाएगा। p का वैल्यू आपको 20 प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ पे जो दिया गया समीकरण है उसका हल आपको मिला p बराबर 20। लिख देते हैं समीकरण 3p/10 बराबर 6 का हल p बराबर 20 है। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 दिए गए निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो यहाँ पर ए से यल तक आपको प्रश्न दे दिया गया है। पहला प्रश्न दे दिया गया 10p बराबर यहाँ पे 100 दे दिया गया है। यहाँ पर समीकरण हल करना है, मतलब यहाँ पे जो भी दिया गया चर है उसका वैल्यू ज्ञात कर देना है। तो यहाँ पे चलिए पहले समीकरण को आप नोट करते हैं, हम लोग नोट करते हैं, इसको हल करते हैं। 10p बराबर 100 है। चलिए इसको हम नोट करते हैं। 10p बराबर 100, तो यहाँ पर देख रहे हैं गुणे, यहाँ पे p का हमें मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे 10 में दोनों पक्षों से भाग दे देते हैं ताकि अंश और हर में 10 समाप्त हो जाए, सिर्फ आपको p मिल जाए। लिख देते हैं दोनों, यहाँ पे लिख देते हैं चरण, एक ही चरण में हल हो जाएगा। दोनों पक्षों में 10 से भाग देने पर, चलिए भाग दे देते हैं। 10p/10 हो जाएगा बराबर यहाँ पे 100/10 हो जाएगा। अंश और हर में से 10 समाप्त हो जाएगा, सिर्फ आपको p मिल जाएगा। 10 दाम में 100, यहाँ पे 100 में 10 से भाग देंगे तो 10 बार में विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर p का वैल्यू आपको 10 प्राप्त हुआ। दिए गए समीकरण का हल आपको यही मिला। लिख देते हैं समीकरण 10p बराबर 100 का हल p है, p बराबर 10 है। यहाँ पे इस समीकरण में बाएं पक्ष में यदि p के स्थान पर आप 10 प्रतिस्थापित कर देंगे, 10 में 10 का गुणा करके गुणा होकर 100 हो जाएगा, जो कि दाहिने पक्ष के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ए वाला प्रश्न हल हो गया। बी वाले प्रश्न में आपको यही दे देगा 10p+10 बराबर यहाँ पे 100 दे देगा। तो पहले यहाँ पर 10 को हम लोग घटाते हैं, दोनों पक्षों में से 10 घटाकर यहाँ पर हटाते हैं इसको, फिर हम लोग 10 से भाग दे देंगे। लिख देते हैं चरण पहला, दोनों पक्षों में से 10 घटाने पर, 10 घटा देते हैं, 10p/10 और यहाँ पे ऋण 10 हो जाएगा। 100 में से हम लोग यहाँ पे 10 घटा देते हैं, दोनों पक्षों में से 10 घटा देते हैं, तो यहाँ पर 10p हो जाएगा। 10 में से 10 घट कर 0 हो जाएगा, हटा देते हैं इसको। और यहाँ पे 100 में से 10 घटा देंगे तो आपको 90 मिलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि चरण दूसरा, यहाँ पर हम लोग 10 से दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं। दोनों पक्षों में 10 से भाग देने पर, ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से लिख देते हैं, संख्यात्मक रूप में लिखते हैं 10 से भाग देने पर। यहाँ पर ये हो जाएगा 10p/10 और यहाँ पे 90 यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 अंश और हर में 10 से विभाजित हो जाएगा, सिर्फ आपको p मिलेगा।
90 में 10 से भाग देंगे, 10 9 90 हो जाएगा, 9 बार भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर दिए गए समीकरण का हल आपको 9 प्राप्त हुआ। लिख देते हैं समीकरण 10p धन 10 बराबर 100 का हल p बराबर 9 है। यहाँ पर हमने सी वाले प्रश्न को नोट कर दिया। जो दिया गया समीकरण p बटा 4 बराबर 5, इसको हम नोट कर दिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी 4 है इसके हर में 4 है, तो हम लोग क्या कर देते हैं 4 से गुणा कर देते हैं ताकि अंश और हर से 4 विभाजित हो जाए। लिख देते हैं चरण दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर यहाँ पर हो जाएगा p बटा 4 गुणते 4, यहाँ पर भी 5 में भी दोनों पक्षों में 4 से गुणा हो गया। अंश और हर में 4 समाप्त हो जाएगा, सिर्फ आपको p मिल जाएगा। 5 में 4 का गुणा कर देंगे, 5 चौका 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया समीकरण का हल आपको p बराबर 20 प्राप्त हुआ। लिख देते हैं समीकरण p बटा 4 बराबर 5 का हल p बराबर 20 है। डी वाले प्रश्न में आपको दे देगा ऋण p बटा 3 बराबर यहाँ पे 5 देगा, यही समीकरण है। अब यहाँ पर देख रहे हैं हर में 3 है ना, तो हम लोग अंश में क्या कर देते हैं 3 से गुणा कर देते हैं। दोनों पक्ष में 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे हर में से 3 हट जाएगा। लिख देते हैं इसे 2 चरण में हल करेंगे। फिर यहाँ पे ऋण है, ऋण को भी हम लोग हटाएंगे, ठीक है। सिर्फ धन p का वैल्यू हम लोग ज्ञात करेंगे। चरण नंबर 1 लिखते हैं दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, दोनों पक्ष में 3 से गुणा कर देते हैं, तो ऋण p बटा 3 है गुणते 3 बराबर 5 गुणते 3। अंश और हर में से यहाँ पे p समाप्त हो जाएगा, ऋण p आपको मिलेगा 5 3 15 मिला, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ना कि सिर्फ आपको p का वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऋण p है, तो हम लोग दोनों पक्ष में क्या कर देते हैं ऋण 1 से गुणा कर देते हैं। ऋण 1 से जब हम लोग गुणा कर देंगे तो ऋण में ऋण का गुणा होकर एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो जाएगा। लिख देते हैं चरण दूसरा दोनों पक्षों में ऋण 1 से गुणा करने पर, आप चाहें तो एक ही बार में ऋण 3 का यहाँ पर गुणा कर देते हैं ना, यहाँ पे सीधा आप ऋण 3 का गुणा कर देते तो ऋण में ऋण का गुणा होकर एक धनात्मक संख्या मिल जाता है ना। चाहे तो एक ही बार में आप ऋण 3 से गुणा कर दीजिए, या फिर यहाँ पर पहले हमने 3 को हटाया, मतलब अंश में पहले हमने 3 से गुणा कर दिया, फिर यहाँ पे ऋण को हटाने के लिए हमने ऋण 1 से दोनों पक्षों में गुणा कर दिया। लिख देते हैं ऋण p गुणते ऋण 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी नहीं, पहले 15 ही रहेगा ना, पहले चलिए इसको हटा देते हैं, पहले यहाँ पर 15 ही रहेगा और यहाँ पर भी ऋण 1 का गुणा हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पर ऋण में ऋण का गुणा होकर एक धनात्मक संख्या मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे धन p आपको प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे जब 15 में यहाँ पर ऋण 1 का गुणा कर देंगे तो आपको ऋण 15 मिल जाएगा। धनात्मक और ऋणात्मक संख्या गुणा कर देंगे, ऋणात्मक संख्या मिल जाएगा। 15 में 1 का गुणा कर देंगे, ऋण 15 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे जो दिया गया समीकरण था उसका आपको हल p बराबर ऋण 15 प्राप्त हुआ। लिख देते हैं समीकरण ऋण p बटा 3 बराबर 5 का हल p बराबर ऋण 15 है। ई वाले प्रश्न में आपको समीकरण दे गए 3 बटा 4 p बराबर 6 है, तो यहाँ पर इसी का आप व्युत्क्रम से गुणा कर दीजिए, ठीक है। एक बार में भी चाहे तो आप गुणा कर सकते हैं। 4 बटा 3 का गुणा करना है आपको, या तो एक बार में पहले आप 4 से गुणा करिए फिर 3 से भाग दीजिए, ठीक है। दोनों तरह से आप कर सकते हैं। लिख देते हैं चरण, हम एक ही बार में कर देते हैं। लिख देते हैं दोनों पक्षों में, ठीक है। अब यहाँ पे अंश में से यदि हमें 3 हटाना है तो हर में हम लोग क्या लिखेंगे 3, ठीक है, ताकि अंश और हर में 3 समाप्त हो जाए। और हर में जो 4 है इसके लिए हम लोग अंश में 4 लिखेंगे, ठीक है, ताकि अंश और हर में से 4 विभाजित हो जाए। में 4 बटा 3 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा कर देते हैं। यहाँ पे 3 बटा 4 p है, और चलिए यहाँ पे गुणा करके इधर भी लिख सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर भी गुणा करके लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 बटा 3 से हम लोग गुणा कर रहे हैं, यहाँ पे 6 में भी गुणा कर देंगे 4 बटा 3 से। दोनों पक्षों में हमने 4 बटा 3 से गुणा कर दिया। अब यहाँ पर अंश और हर में से यहाँ पे 3 समाप्त हो जाएगा, और यहाँ पर भी अंश और हर में से 4 समाप्त हो जाएगा, सिर्फ आपको p मिलेगा। अब यहाँ पे चलिए यहाँ पे एक बार लिख देते हैं। देखिए 3 दूना 6, अंश और हर में आए थे, 3 दूना 6 2 बार में 2 गुणते 4 हो जाएगा। p का वैल्यू आपको 4 दूना 8 प्राप्त होगा। लिख देते हैं यहाँ पे
समीकरण 3/4 p बराबर 6 का हल p बराबर 8 है। यह वाले प्रश्न में आपको समीकरण दिया गया 3 यस बराबर ऋण 9 है ना। तो यस को हमने थोड़ा इस प्रकार से बना दिया, नहीं तो 5 के जैसा लगेगा, थोड़ा इस प्रकार से हमने यस को बना दिया। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, यस का वैल्यू ज्ञात करना है, ये आपका 4 है, तो यहाँ पे 3 गुणा में तो भाग दे लेते हैं हम 3 से, ताकि यहाँ पर 3 समाप्त हो जाए। चरण 1 लिख देते हैं, दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। यस को इस प्रकार से बना देते हैं, 3 यस बटा यहाँ पे 3 बराबर यहाँ पर भी ऋण 9 बटा यहाँ पे 3, दोनों पक्षों में हमने 3 से भाग दे दिया। अंश और हर में 3 समाप्त हो जाएगा, सिर्फ आपको यस मिलेगा। अब यहाँ पे 3 3 9, आपको ऋण 3 मिलेगा, ठीक है। 9 में हमने 3 से भाग दे दिया, एक ऋणात्मक की संख्या मिलेगा जो कि आपको ऋण 3 मिला। यस का वैल्यू यही है, लिख देते हैं समीकरण 3 यस बराबर ऋण 9 का हल यस बराबर ऋण 3 है। आ जाते हैं जी वाले प्रश्न में, समीकरण आपको यही दे देगा 3 यस प्लस 12 बराबर 0 है। तो यहाँ पर पहले एक बार में 12 हटाते हैं, फिर यहाँ पे 3 से हम लोग भाग दे देते हैं, तो यहाँ पे प्लस 12 है, तो यहाँ पे दोनों पक्षों में से हम लोग क्या कर देते हैं, 12 घटा देते हैं, लिख देते हैं चरण 1 दोनों पक्षों में से 12 घटाने पर रहेगा, दोनों पक्षों में से हम लोग 12 घटा देते हैं। 3 यस प्लस 12 और यहाँ पर से 12 हम लोग घटा देते हैं, और यहाँ पर भी लिख दीजिए 0 में से 12 आपको घटा देना है। तो यहाँ पे प्लस 12 ऋण 12 घट कर आपस में 0 हो जाएगा। तो 3 यस बराबर यहाँ से 0 हटा दीजिए, सिर्फ ऋण 12 को लिख दीजिए। तो 3 यस बराबर आपको ऋण 12 मिला, तो सिर्फ आपको चर का वैल्यू ज्ञात करना है यस का। तो यहाँ पे 3 से दोनों पक्षों में भाग दे दीजिए। चरण 2 दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में हम लोग 3 से भाग देते हैं, 3 यस बटा 3 हो जाएगा, यहाँ पे ऋण 12 बटा 3 हो जाएगा। अंश और हर से 3 समाप्त हो जाएगा, सिर्फ आपको यस मिला। यहाँ पे 3 चौका 12, आपको ऋण 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे दिए गए समीकरण का हल आपको ऋण 4 प्राप्त हुआ। लिख देते हैं समीकरण 3 यस प्लस 12 बराबर 0 का हल यस बराबर ऋण 4 है। यच वाले प्रश्न में यही समीकरण दे दिया गया है, 3 यस बराबर 0 है। अब यहाँ पर आप क्या कर देना है, 3 से सिंपल भाग दे देना है। लिख देते हैं चरण दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, भाग देते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 यस बटा 3 और बराबर की इधर 0 बटा 3। अंश और हर में 3 विभाजित हो जाएगा, सिर्फ आपको यस मिलेगा कि कोई भी संख्या अंश में रहेगा, अंश में यदि 0 है और किसी भी संख्या से आप भाग देंगे तो आपको भागफल यहाँ पे 0 ही प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि हर में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, 0 से नहीं, और कोई संख्या रहेगा उससे भाग देंगे तो आपको 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पे जो दिया गया समीकरण था उसका हल आपको 0 प्राप्त हुआ। यहाँ पे यस के स्थान पर 0 प्रतिस्थापित कर देंगे, 0 में 3 का गुणा होकर आपको 0 ही मिलेगा, जो कि दाहिने पक्ष के बराबर मिल जाएगा। लिख देते हैं समीकरण 3 यस बराबर 0 का हल यस बराबर 0 है। आई वाले प्रश्न में आपको दे देगा 2 क्यू बराबर 6 है, तो यहाँ पर हम लोग सिंपल 2 से भाग दे देते हैं दोनों पक्षों में। दोनों पक्षों में से भाग देने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 क्यू बटा 2, यहाँ पर भी 6 बटा 2 हो गया, दोनों पक्षों में 2 से भाग देते हैं, अंश और हर से 2 विभाजित हो जाएगा, क्यू बराबर आपको मिलेगा। यहाँ पर भी भाग दे दीजिए, 6 में 2 से भाग देंगे, 2 3 6, 3 आपको मिलेगा। यहाँ पर जो दिया गया समीकरण है उसका हल आपको क्यू बराबर 3 आपको प्रतिस्थापित करना है इसमें। लिख देते हैं समीकरण का हल, समीकरण 2 क्यू बराबर 6 का हल क्यू बराबर 3 है। जे वाले प्रश्न में आपको यही समीकरण दे दिया गया,
2 क्यू ऋण 6 बराबर यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पर हम लोग पहले क्या करते हैं, दोनों समीकरण पहले धन 6 जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये समाप्त हो जाएगा और फिर 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर 2 समाप्त हो जाएगा, क्यू का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं चरण पहला, दोनों पक्षों में 2 जोड़ने, मतलब यहाँ पे 6 जोड़ने पर रहेगा 2 क्यू ऋण 6 और धन 6 जोड़ देते हैं हम लोग। यहाँ पे 0 में 6 जोड़ देंगे, दोनों पक्षों में हम लोग 6 जोड़ दे रहे हैं। ऋण 6 और धन 6 विपरीत चिन्ह घटकर 0 हो गया, सिर्फ आपको 2 क्यू मिलेगा। 6 में 0 जोड़ देंगे तभी भी आपको 6 ही मिलेगा। अब यहाँ पे चरण 2 लिखते हैं, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में हम लोग 2 से भाग दे लेते हैं, 2 क्यू बटा 2 हो जाएगा, 6 बटा 2 हो जाएगा। अंश और हर में से 2 समाप्त हो जाएगा, सिर्फ आपको क्यू मिला। 6 में 2 से भाग देंगे, 2 3 6, क्यू का वैल्यू आपको 3 मिला। ठीक है, समीकरण का हल आपको 3 मिल रहा है। लिख देते हैं समीकरण रहेगा 2 क्यू ऋण 6 बराबर 0 का हल क्यू बराबर 3 है। के वाले प्रश्न में आपको यही समीकरण दे दिया गया है, 2 क्यू धन 6 है। तो हम लोग पहले क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों में से 6 हम लोग घटा देते हैं, फिर 2 से भाग दे देंगे तो क्यू का मान ज्ञात हो जाएगा। लिख देते हैं चरण 1, दोनों पक्षों में से 6 घटाने पर, 6 घटा देते हैं, 2 क्यू धन 6 और ऋण 6 हो जाएगा, 6 घटा देते हैं। यहाँ पर भी 0 में से 6 घटा देंगे, धन 6 और ऋण 6 घटकर 0 हो जाएगा, 2 क्यू प्राप्त होगा। 0 में से 6 घटाएंगे तभी भी आपको ऋण 6 ही मिलेगा। अब यहाँ पे 2 से भाग दे देते हैं। चरण दूसरा, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, भाग दे देते हैं, 2 क्यू बटा 2 हो जाएगा बराबर ऋण 6 बटा 2 हो जाएगा। अंश और हर में 2 विभाजित हो जाएगा, सिर्फ आपको क्यू प्राप्त होगा। अब यहाँ पे 6 में 2 से भाग देंगे, 2 3 6, तो यहाँ पर आपको ऋण 3 प्राप्त होगा। दिए गए समीकरण का हल आपको क्यू बराबर ऋण 3 प्राप्त होगा। लिख देते हैं समीकरण 2 क्यू धन 6 बराबर 0 का हल क्यू बराबर ऋण 3 है। ये हल वाले प्रश्न में आपको दे दिए गए समीकरण 2 क्यू धन 6 बराबर 12 है। इसको नोट कर लिया हमने। अब यहाँ पे धन 6 है, दोनों पक्षों में से हम लोग 6 घटा देते हैं। पहले चरण 1, दोनों पक्षों में से 6 घटाने पर, पहले हम लोग 6 घटाते हैं, 2 क्यू धन 6 और यहाँ पे 6 घटा दीजिए ऋण 6। यहाँ पर बाएं पक्ष में से दाहिने पक्ष में भी 6 घटा देंगे, तो यहाँ पे धन 6 ऋण 6 घटकर 0 हो गया, 2 क्यू मिला। 12 में से 6 घटा देंगे तो आपको 6 ही मिलेगा। अब 2 से हम लोग भाग दे देते हैं। चरण दूसरा, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, भाग देते हैं, 2 क्यू बटा 2 और यहाँ पर 6 में भी 2 से भाग दे देंगे। अंश और हर में से 2 समाप्त हो जाएगा, सिर्फ आपको क्यू मिलेगा। यहाँ पे 6 में 2 से भाग दे देंगे, 2 3 6, 3 बार भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर दिए गए समीकरण का हल आपको क्यू बराबर 3 प्राप्त हुआ। लिख देते हैं समीकरण 2 क्यू धन 6 बराबर 12 का हल क्यू बराबर 3 है। इस प्रश्नावली में कुल 4 ही प्रश्न थे, चारों प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।